हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो फ्रिक्वेंसी आपके यानी कि जो मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास दिया हुआ है, यानी कि जो कंपाउंड्स आपको दिए जाते हैं उनमें से आपको फ्रिक्वेंसी पहचानी होती है किसकी कितने बीच में आती है ना। अपन ने अभी तक देख लिया कि इसके वाइब्रेशंस मोड कितने होते हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देख रहे थे अपन, वही इंपॉर्टेंट अपने लिए, वही अपन देख रहे थे। उसके टाइप्स देख लिए अपन ने और साथ में देख लिए कि कौन कौन से कारक उसको अफेक्ट करते हैं, है ना। तो वो कारक अपन ने पढ़े थे कि एक तो आपके मास अफेक्ट करता है और एक साथ में उसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ अफेक्ट करती है ना। तो फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी होती है आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ के समानुपाती होती है और मास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये देखा अपन ने अफेक्टिंग कारक्स के अंदर। अब देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल अगर आपके पास दिया हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कितने के बीच में आती है तो उसके हिसाब से अपन ग्राफ बनाते हैं। ओके, पहले अपन फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हर एक मॉलिक्यूल की अगर फ्रीक्वेंसी पता है अपने को तो अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स का आईआर डायग्राम बना सकते हैं, या अगर आपके पास आईआर डायग्राम दिया गया हो और उसमें से पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड है तो उसमें से जो वैल्यूज है दी गई है फ्रीक्वेंसी, उसके आधार पर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अपने पास दिया गया कंपाउंड ये हो सकता है। ओके, तो आपके सामने जो लिखे हुए हैं वो हर एक मॉलिक्यूल्स यानी कि जो मेन मॉलिक्यूल्स है जो आपके कोर्स के अंदर है, या इनसे अपन इजीली किसी भी आपके पास अननोन फॉर्मूला हो या अननोन स्पीसीज हो उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये होगी अपने पास। ओके, तो फर्स्ट आपके जैसे CH स्ट्रक्चर आ जाए, यानी कि जो कार्बन जुड़ा हुआ वो sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर हो, जिस किसी भी कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 आई है ना। sp3 कैसे आएगी आपकी? है ना, ऐसे कोई मान लो जुड़ा हुआ है, उसके पास कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ा हुआ है ना, या कह सकते हैं यहाँ कुछ अलग कंपाउंड OH लगा देते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगी, आपके पास जो ये कार्बन दिया गया है उस कार्बन की तो क्या है sp3 है, यानी 1 2 3, इसका हाइब्रिडेशन कितना sp3 है। इस तरीके के अगर कोई कार्बन आते हैं जिनके अंदर sp3 कार्बन की वजह से उसकी पीक आ रही है तो वो आएगी आपके 3000 से भी इनवर्स के ऊपर आएगी ना, यानी कि उसकी पीक जो प्राप्त होगी, जब अपन ने कहा था कि आईआर रेंज अपने पास कितनी होती है 400 से 4000 नैनोमीटर होती है, सॉरी सेमी इनवर्स होती है। उसके अंदर जो भी आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स है जिनको वो डिटेक्ट कर पाता है उनकी पीक उन्हीं के बीच में आती है। तो जो आपके पास कोई कार्बन है वो sp3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि sp3 से एंटर हो वो, और उसमें पूछा जाए कि उसकी पीक कितने पर आती है, उसकी आती है आपके 3000 से भी इनवर्स पर। ओके, फिर आता है आपके पास एल्डिहाइड हो, मेरे पास एल्डिहाइड कार्बन हो। एल्डिहाइड कार्बन मतलब क्या हो गया, यही हो गया एल्डिहाइड कार्बन, ये है यानी कि CHO को अपन एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड में इस कार्बन को अगर अपन ऐसे देखें तो कार्बन ही हो गया। इसकी पीक कहाँ आएगी आपकी 27000 से सॉरी 2700 से 2800 के बीच में प्राप्त होगी, यानी कि जो पीक प्राप्त होगी आपको 2700 से 2800 सेमी इनवर्स के बीच में ही प्राप्त होने वाली है, सेमी इनवर्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अगर आपके पास CH हो और वो आपके किस में हो, sp हाइब्रिडेशन में हो, यानी कि कार्बन दिया गया कार्बन आपके sp में जुड़ा हुआ। sp में कब होगा, जब आपके पास मान लो ये कौन सा हो गया, ये तो sp2 हो गया कीटोन वाला, और अब आपके पास sp में कैसे हो सकता है कि मान लो इसमें क्या जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना, H, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो आपके क्या कर रहा हो, इसको यानी कि sp में कन्वर्ट कर रहा हो, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडेशन sp में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इसमें sp में होगा। तो इस कंडीशन में प्राप्त होगी आपके 3300 सेमी इनवर्स के बीच में वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, नेक्स्ट है अगर CH हो जिसमें sp2 हो, तो sp2 में कीटोन जैसा हो सकता है कुछ, तभी होगी 1 2 3, ये हो गया आपके sp2 के अंदर। sp2 के अंदर आपकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी आपके 3100 सेमी इनवर्स के बीच में प्राप्त होगी। देखो ये वैल्यूज अपने को याद रखनी होगी, याद रखेंगे तभी अपन किसी भी फॉर्मूले से अपन कोई भी फॉर्मूला अगर दिया गया हो उससे अगर बोला जाए कि आईआर बनाइए, यानी कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिससे या तो आपको आईआर ग्राफ दिया होगा या आपको है ना कुछ वैल्यूज दिया होगा, बोला होगा कि इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो अगर आपको ये वैल्यूज पता है अच्छे से तो अपन बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ। ओके,
ये जो फिक्स वैल्यू है वो आपकी क्या है, कैलकुलेट यानी कि प्रैक्टिकली वैल्यू है, यहाँ कोई थियोरेटिकली वैल्यू नहीं है। प्रैक्टिकल से आपके जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से जो निकाली गई वैल्यू है वो आपको यहाँ याद रखनी होगी कि इन्हीं के बीच में इनकी IR वैल्यू प्राप्त होती है। तो अपने पास जो दिया गया वो CH है, CH क्या हो, sp2 हाइब्रिडेशन में होगा, sp2 हाइब्रिडेशन में होगा तो उसकी 3100 सेमी इनवर्स वैल्यू प्राप्त होगी। यानी कि अगर आपके पास कोई कार्बन है, कार्बन की आपके पास अगर क्या आ रहा, sp2 हाइब्रिडेशन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि साथ में संकरण देखना होगा तभी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि दिए गए आपके पास कोई कंपाउंड है या स्पीसीज है उसकी IR वैल्यू इतने के बीच में प्राप्त होने वाली है, यानी कि 3100 सेमी इनवर्स के ऊपर ही प्राप्त होगी। मतलब कैसे कि अगर आपको ग्राफ बनाओगे इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे तो मान लो यहाँ आपके 3100 सेमी इनवर्स, तो अगर आपके पास कोई कार्बन है जिसमें क्या है sp2 है तो उसकी पीक इस तरीके से प्राप्त होगी, यानी कि आपके 3100 सेमी इनवर्स के ऊपर उसकी एक शार्प पीक प्राप्त होगी। ओके, अब आपके पास अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन है, इनमें देखो कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में हो तो 1100 सेमी इनवर्स पर आती है वैल्यू। ओके, अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिया गया हो तो उसकी वैल्यू प्राप्त होती है 1650 सेमी इनवर्स पर, 1650 सेमी इनवर्स पर वैल्यू प्राप्त होती है। फिर आता है अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, 3 बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें होगी आपकी 2150 है ना, 2150 प्राप्त होगी सेमी इनवर्स। और नेक्स्ट अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N हुआ, यानी कि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो कार्बन के साथ, यहाँ कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, H के अलावा कोई ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर इसमें भी N लगा दें अपन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यही बना सकता है इसके साथ, क्योंकि तभी इसकी sp हाइब्रिडेशन होगी तब इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 3300 सेमी इनवर्स। लेकिन यहाँ क्या होगा कि हाइड्रोजन के अलावा कुछ वैल्यू, अगर यहाँ हाइड्रोजन ऐड है तो अपनी जो पीक आएगी, जो IR पीक आएगी वो आपका क्या होगा, 3300 सेमी इनवर्स पर ही आएगा। अगर आपके कार्बन हाइड्रोजन से अलावा कुछ जुड़ा हुआ है ना, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब इसकी प्राप्त होगी 2250 पर, 2250 सेमी इनवर्स पर वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, और अगर आपके पास कोई ईथर दिया गया हो, है ना, ईथर है, ये ईथर दिया गया हो, उस ईथर की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है तो उसकी 1100 सेमी इनवर्स पर वैल्यू आएगी। और अगर एस्टर दिया गया हो तो उसकी वैल्यू प्राप्त होगी 1735 से 1750 के बीच में ही उसकी पीक्स प्राप्त होगी। और अगर एमाइड दिया गया हो, एमाइड में क्या होगा आपका 1650 से 1680 के बीच में वैल्यू आएगी, सेमी इनवर्स में ये सब वैल्यू। अगर एनहाइड्राइड दिया गया, एनहाइड्राइड क्या होता है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH। ओके, इस तरीके से इस ग्रुप को अपन एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। इस एनहाइड्राइड के ग्रुप की वैल्यू प्राप्त होगी 1760 के बीच में, ओके, 1760 के सेमी इनवर्स के बीच में। अगर आपके पास NO2 है, साथ में कुछ भी ग्रुप हो सकता है। अगर NO2 है, NO2 की ही पीक प्राप्त होगी आपको 1350 सेमी इनवर्स पर। और अगर फ्री OH का मतलब ये हो गया आपके पास, OH क्या होगा, किसी भी कॉन्जुगेट, फ्री OH का मतलब ये है आपके, एक तो ये वाटर में भी OH प्रेजेंट है, एक ये है कि आपके पास क्या हो, CH3, इसमें भी OH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है। अगर इसे नहीं कंसीडर करें तो अपन OH ये लगा दें, CH3 इस तरीके से लगा दें। तो जो फ्री OH होगा अपने पास, यानी कि इस OH की वैल्यू प्राप्त होगी वो आएगी आपके 3600 सेमी इनवर्स के बीच में, ओके, 3600 सेमी इनवर्स के बीच में प्राप्त होती है। और 1 एमीन का यानी कि 1 डिग्री एमीन का मतलब होता है आपकी कि आपकी जो एमीन है NH2R, ये हो गई 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन आपके 3300 सेमी इनवर्स के बीच में वैल्यू प्राप्त होती है। 2 डिग्री एमीन की वैल्यू प्राप्त होती है आपके 3100 से 3500 सेमी इनवर्स के बीच में, ओके। तो 2 डिग्री में क्या होगा कि एक H कम होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वापस से R आ जाएगा। अगर जैसे जैसे R वैल्यू बढ़ती जाएगी वहाँ क्या हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री, है ना।
तो 2 डिग्री एमीन की वैल्यू प्राप्त होती है 3100 सेमी इनवर्स के बीच में प्राप्त होती है। इस तरीके से आपके IR स्पेक्ट्रम के अंदर जो वैल्यूज होती है, यानी कि जो कुछ कंपाउंड्स की तो फिक्स होगी, उन फिक्स कंपाउंड्स को ही अपन कंसीडर करके आगे के मॉलिक्यूल्स की व्याख्या करते हैं कि आपके पास किस तरीके का दिया होगा कंपाउंड। ओके, तो एक बार फिर से देख लो, आपके जो CH होगा sp3 हाइब्रिडेशन में होगा, उसकी 3000 सेमी इनवर्स के बीच में वैल्यू आएगी। एल्डिहाइड की आपके पास वैल्यू आएगी 2700 से 2800 सेमी इनवर्स के बीच में आएगी। और अगर आपके पास CH और sp हाइब्रिडेशन में हो तो उसकी 3300 सेमी इनवर्स के बीच में आएगी। और अगर आपके पास CH हो sp2 हाइब्रिडेशन में हो तो उसकी 3100 सेमी इनवर्स के बीच में पीक्स प्राप्त होगी। और अगर आपके पास कार्बन कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड अटैच हो तो 1100 सेमी इनवर्स के बीच में वैल्यू आने वाली है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिया गया, यानी कि डबल बॉन्ड दिया गया हो किसी में, तो 1650 सेमी इनवर्स के बीच में वैल्यू आएगी। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिया गया हो तो 2100 यानी कि 2150 सेमी इनवर्स के बीच में वैल्यू प्राप्त होने वाली है। नेक्स्ट, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन हो, यानी कि HCN के अलावा साइनाइड किसी से भी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि 2250 सेमी इनवर्स के बीच में आएगी। जो आपके ईथर दिया हुआ होगा उसकी 1100 सेमी इनवर्स के बीच में ही आने वाली है पीक। एस्टर होगा तो 1735 के आसपास आएगी। और एमाइड होगा तो देखो 16 से 50 से 16 से 80 के बीच में, यानी कि कहीं भी आ सकती है, 70 पे भी आ सकती है। बस आपको आइडिया लगाना होगा कि वो आपके क्या होगा, MID प्रेजेंट होगा। जो आपकी ये रेंज में दी गई वैल्यू, यानी कि 2 जैसे 2700 से 2800 सेमी इनवर्स के बीच में दी गई, इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं भी आ सकती है इसके बीच में। बस होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो सकता है, एल्डिहाइड ही हो सकता है। ओके, अगर NO2 प्रेजेंट हुआ आपके पास तो उसकी पीक हमेशा 1350 के बीच पर ही आएंगे, 1350 के ऊपर ही आएंगे। जो एक वैल्यू दी गई है, यानी जैसे 1100 दी गई, मतलब इस पर 1100 पे ही आने वाली है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आपके पास कोई उसी चेन के अंदर, यानी कि कोई भी एटम होगा, एटम के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कोई कार्बन की चेन होगी या कोई एक ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कुछ भी अलग अलग कोई भी हो सकता है। तो अगर आपके विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, उनकी वजह से वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ में इतना ज़्यादा भी चेंजेस नहीं आएगा कि वैल्यू आपके कुछ ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। कुछ 1-2 पॉइंट्स का अंतर होगा या आपके 5-6 सेमी इनवर्स के बीच में हो सकता है कि चेंजेस हो जाए। ओके, वरना आपकी जो पीक प्राप्त होती है, नॉर्मल कंपाउंड हो, आपके पास नॉर्मल स्पीसीज दी गई हो, तो उसमें एकदम सेम सी आएगी। जब अपन ग्राफ बनाएंगे तब पता चलेगा कि किस तरीके से इनके ग्राफ को बनाया जाता है। अब आपके बीच में फ्री OH हो जाएगा ना, तो उसमें 3600 सेमी या OH लिखो आप, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके पास अल्कोहलिक समूह दिया गया और अल्कोहलिक समूह की वैल्यू प्राप्त होगी आपकी 3600 सेमी इनवर्स के बीच में। और अगर 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट हुआ, 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट हुआ तो 3300 सेमी इनवर्स के बीच पर ही वैल्यू आने वाली है। अगर 2 डिग्री एमीन हुआ आपका तो किस पे आएगी, 3100 से 3500 सेमी इनवर्स के बीच में वैल्यू आएगी, यानी कि जो वैल्यू दी गई है वो ही आने वाली है। ओके, तो ये थे अपने पास IR स्पेक्ट्रम के कुछ डाटा, जिसमें अपने एनालिसिस किया कि इतने के बीच में वैल्यू प्राप्त हो सकती है। अब देखेंगे अपन कि कोई ग्राफ अगर आ भी जाए तो उसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और किस तरीके से बनाएंगे, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे, तब IR स्पेक्ट्रम की कुछ फीलिंग्स आएगी अपने को कि यहाँ IR स्पेक्ट्रा ऐसा बनता है। ओके, अब जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल है ना, जैसे अपने पास है ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ऐसे कोई एग्जाम्पल दिया गया हो, उसमें पूछा जाए कि IR स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त होगा अपने को, है ना। अब अपने को पता है कि अपने पास क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये पता, पहले तो ये याद होना चाहिए कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल फंक्शनल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होगी। तो फंक्शनल ग्रुप में अंदर एक तो ये हो गए, यानी कि आपके पास जो पाई बॉन्ड होते हैं वो भी तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ही बिहेव करते हैं। एक आपके पास OH हो गए, OH की पता थी कि अपने पास 3600 सेमी इनवर्स के बीच पर प्राप्त हो रही थी वैल्यू।
है ना। और जो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था उसके पास पता था कि उसकी किसकी बराबर थी, 2150 के बीच में सेमी इनवर्स पर वैल्यू प्राप्त हो रही थी। ओके, जब इन वैल्यूज का आपको पता है कि ये यहाँ के बीच में प्राप्त हो रही थी, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे अपन इंटेंसिटी या ट्रांसमिशन, और यहाँ लिखेंगे अपन फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी 400 से 4000 सेमी इनवर्स के बीच। अब जो ग्राफ बनाएंगे अपन, पहले अपने को देखना 400 से 4000 से मिलेंगे 3600, तो आपका यहाँ के आसपास आएगा, तो मैं यहाँ पहले ड्रॉ कर लेती हूँ 3600, और आपका 2150 कहाँ तक, यहाँ तक हो सकता है मान लो, तो ये लो 2150 के आसपास कर लेंगे। अब आपको ये वैल्यूज पता है तो ग्राफ अपन इजीली बना सकते हैं। स्टार्ट करना है आपको पहले सबसे बड़ा ये, यानी कि आपको जो ग्राफ बनाना है, दो जो इम्पोर्टेंट है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको केवल आपको बड़ा दिखाना है। बीच में आप कैसे भी कर सकते हो क्योंकि ओवरटोन्स का यहाँ फिक्स नहीं होता है कि इसकी रेंज अपन फिक्स करो। अब जो आपके पास ये वैल्यूज प्राप्त हुई यानी कि ये ग्राफ आपको ऐसे होगा, है ना, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे में मिली हुई होगी, है ना, और बहुत ज्यादा पास में होगी, तो इनको डिफाइन नहीं कर सकते, इन्हें डिफाइन कर सकते, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल पीक, ओके, और इन्हें कहा जाता है ओवरटोन्स। जो आपकी वैल्यूज दी गई है यानी कि आपको केवल इतना पता लगाना है कि जो आपके पास वैल्यूज दी गई है यानी कि जो ग्रुप्स है उसमें से आपको जो दिखे कि हाँ इसके ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पीक अपन इजीली डिफाइन कर सकते हैं, तो उनको अपने को क्या करना है, कंसीडर करना है। बस इन्हें कंसीडर किया कि एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ पर आती, या हम यहाँ कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C की प्राप्त होती है, ये OH की प्राप्त हुई, है ना। तो इस तरीके से अपन इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ये ओवरटोन से इन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये किससे आते हैं, आपके ट्रांजिशन वगैरह से आते हैं, या तो रोटेशन से आएंगे या ट्रांजिशन से आएंगे। जबकि ये पीक्स आपके किससे आएगी, ओनली स्ट्रेचिंग की वजह से प्राप्त होने वाली, यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट यार को वाइब्रेशन बोलते हैं, वाइब्रेशन की वजह से ये मेन जो पीक होगी फंडामेंटल पीक प्राप्त होने वाली है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।